हेलो नमस्कार। आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस नए वीडियो में देखेंगे बिहार एक परिचय अर्थात बिहार स्पेशल के बारे में ये वीडियो रहेगा। और जो लेखक हैं वो इम्तियाज़ अहमद जी हैं और रजनीश कुमार। तो इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है और अगर आप इस पुस्तक को पूरे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अलग से कहीं से भी आपको बिहार स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी का जो है मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बिना समय गवाए हुए चलिए देख लेते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर खास करके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे आपका बीएसएससी हो, इंटर लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो या बीपीएससी हो, टीचर, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो आपको बिहार स्पेशल से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप इस बुक को कम से कम आप ख़त्म करके ही जाएं और ये बहुत ही आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं, आप आराम से 4 से 5 घंटे का वीडियो देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग एंड वी शुड सेव आवर टाइम। तो हम लोग इसमें जो है क्या क्या देखेंगे, तो बिहार एक परिचय है। इसमें जो है एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और इम्तियाज़ अहमद जी द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप इसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर परचेज भी कर लिए हैं तो वीडियो के माध्यम से आप क्या है कि आप सामने बुक रखें या पेन और पेपर रखें, उसके बाद वीडियो चला दें, आपको 5 से 6 घंटा में पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय सूची देख लेते हैं पहले। तो हम लोगों को इस पुस्तक में जो है बिहार का इतिहास के बारे में लगे पढ़ना होगा। बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रोत्तर बिहार, बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, बिहार का भूगोल, राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था। तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये इसमें पुराना डेटा रहेगा। बिहार की विभूतियाँ, विविध और समसामयिकी भी इसमें पुराना रहेगा। तो ये 2 चीज़ थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, बाकी इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा बिहार का राजनीतिक मैप। और अगर आप लोग इस वीडियो में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप ज़रूर ले लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। हालांकि जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर मिलेगी। फिर भी बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर, सॉरी नो दिसंबर नहीं, 22 मार्च, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। उसके बाद कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन प्रमंडल है आपको ये याद होना चाहिए। पहला हो गया सारण प्रमंडल, दूसरा हो गया तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद ये आपका दरभंगा प्रमंडल, उसके बाद कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद ये आपका पटना प्रमंडल 6 हो गया। ये हो गया मगध प्रमंडल 7 हो गया। ये हो गया मुंगेर प्रमंडल 8 हो गया। और यहाँ पे एक भागलपुर प्रमंडल। तो ये टोटल 9 प्रमंडल हैं। और 3 ऐसे प्रमंडल है जिसमें 6 जिले हैं, 6 जिले हैं, 6 + 6 + 6 तो 18 हो गए। आपको 3 प्रमंडल ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 जिले हैं, 3 जिले, कितना हो गया, 9 हो गए। तो टोटल आपके 27 हो गए। 2 प्रमंडल आपका, एक 5 जिला मगध में मिलेगा और पूर्णिया में 4, तो 5 4 9 हो गया। तो यहाँ पे 36 जिले हो गए। और आपका भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आएंगे तो 38। ये सब मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा, लेकिन एक यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा मैप भी थोड़ा सा आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे नॉर्थ में आपको नेपाल, और नेपाल से कुल कितने ज़िले लगते हैं, तो 7 जिले लगते हैं। इधर है आपका पश्चिम बंगाल, इसमें 3 जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल से। ये आपका पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें आपके 8 जिले लगते हैं। और ये नीचे में झारखंड हो गया, झारखंड में भी 8 जिले लगते हैं। तो
ये एक ओवरव्यू है। बीच से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी का जो है लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। और यही बात की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बिहार की, तो आपका 345 किलोमीटर है। कैसे याद करें, तो 3 4 5 345 उत्तर से दक्षिण। पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो कब हुई थी, 483, तो 483 किलोमीटर ये आपका पूरब से पश्चिम। तो ये एक ओवरव्यू है। और प्रखंड कितने हैं, तो 534। जिला कितना, 38 जिला। प्रमंडल में बता ही दिया, 9 प्रमंडल है। अनुमंडल 101 अनुमंडल है। कितना एरिया है बिहार की, तो 94,94,263 वर्ग किमी। ये कितना, जब झारखंड अलग हुआ था कितना हिस्सा लेकर अलग हुआ था, तो अप्रोक्स 46%, यानी कि एग्जैक्ट की बात किया जाए तो 45.84% भाग लेकर झारखंड अलग हुआ था। जब झारखंड का गठन हुआ था उस टाइम वहाँ 18 ज़िले थे। कितने ज़िले थे, 18 ज़िले थे। अब कितने हैं, तो अब 24 ज़िले हैं वहाँ। कितने प्रमंडल हैं वहाँ झारखंड में, तो 5 प्रमंडल है। पहले कितने थे, तो 4 प्रमंडल थे। तो यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी इंक्रीज हुई, 6। प्रमंडल की संख्या कितनी इंक्रीज हुई थी, 1। सबसे नवीनतम प्रमंडल झारखंड का क्या है, तो कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा। अगर झारखंड का भी लगभग इसी तरह का मैप है और नीचे जो है आपका, तो ये यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल मिलेगा। तो उसमें 5 प्रमंडल है। तो 5 प्रमंडल में एक हो गया पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और एक आपका ये कोल्हान प्रमंडल हो गया। एक हो गया संथाल परगना प्रमंडल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 प्रमंडल हैं वहाँ। कितने ज़िले, तो 24 ज़िले। आई होप कि आपको ओवरव्यू लग गया होगा आपका पड़ोसी राज्यों का भी। अगर आप लोग जेपीएससी या जेएसएससी का अगर आपका अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है तो इसका आपको ओवरव्यू मिल गया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एमसीक्यू। और पहले हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, इसको आप मिस ना करें और एक बार आप पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिहार का इतिहास में इतिहास के स्रोत पहला में पढ़ना। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये आपका सभी मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन है, तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। तो ये ऑप्शन डी सही जवाब है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं, तो किस में, तो भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। तो उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। बिहार में मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, अर्थात दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो कौन सा कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है, तो पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुआ है। इसको आप याद कर जाएं, अदरवाइज आप यहाँ पे गलती करेंगे। गौर करें, मौर्य अभिलेख की बात किया जाए तो पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुआ है। अगर यहीं पे स्थापत्य कला की बात हो तो पाटलिपुत्र से मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो सहस्राम से। लघु शिलालेख 1 सहस्राम से। ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है, तो सही जवाब बी है, अर्थात प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, तो सही जवाब बी सी है और ब्राह्मी होगा, ब्राह्मी लिपि है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए, तो नहीं हुए, तो ये चीज़ रिपीटेड है। पटना से नहीं हुआ है और बाकी लौरिया अरेराज से हुआ है, सहसराम से हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, तो स्थापत्य कला की अगर बात आ जाए तो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए, राजगीर से भी हुआ है, बराबर की पहाड़ी। ये कहाँ है, गया। तो यहाँ तीनों उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो किससे मिलता है, तो ऑप्शन ए सही है, मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो सही जवाब होगा सी, तुगलक वंश।
बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये सही जवाब होगा तिरहुत। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो सही जवाब डी होगा उपयुक्त सभी। फाहियान भी आया था, युआन चुआंग भी आया था, इत्सिंग भी आया था। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री तो कौन थे? तो सही जवाब ए होगा मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो सही जवाब सी होगा फ्रांसीय बर्निए। और बाकी जो है रिमेनिंग जो है 3 पीटर मुंडी, जॉन मार्सन और मैंड्रिक आए थे बिहार। बहारिस्तान गैबी की रचना किसने की? सही जवाब होगा बी मिर्जा नाथन। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो सही जवाब होगा मुल्ला बहबहानी अर्थात सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है क्या? तो उपयुक्त में से सही VBI है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर अर्थात उपयुक्त सभी। तो चिरांद छपरा से, ये चीज़ नोट करने की चीज़ है, अगर चिरांद बोल दिया जाए तो छपरा है, चेचर तो वैशाली, सोनपुर से और मनेर से। तो चेचर वैशाली है, चिरांद छपरा है और मनेर से उपयुक्त सभी में आपका धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, तो डी सही जवाब हुआ उपयुक्त में से सही। लौरिया अरेराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से। तो मौर्यकालीन अभिलेख की बात है तो पटलिपुत्र से नहीं मिला। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो सही जवाब होगा ये परवर्ती गुप्त वंश का। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, तो डी सही जवाब होगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। नीचे देख लेते हैं डिटेल से। देव बरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो डी सही जवाब है। डी मतलब उपयुक्त में से सभी। तो ऊपर देख लेते हैं तीनों। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से मिलता है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है पाल शासकों के बारे में जानकारी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद। तो अगर आप लोगों ने वैदिक सभ्यता या वैदिक काल वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं ये सब, चारों वेदों के बारे में डिस्कस किए हैं, उपनिषद के बारे में डिस्कस किए हैं। तो 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद हो गए, सामवेद हो गए, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। तो इसमें बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद से मिलता है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? पाल काल का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार, सी सही जवाब है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है, सी सही जवाब होगा। ए और बी अर्थात ए में है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। 27वें नंबर में देख लेते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंगम VBI है, कनिंगम डी सही जवाब होगा। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा बिहार महाविहार का पता किसने लगाया था? तो सही जवाब होगा बी कनिंगम। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंगम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। कितना सारा चीज़ कनिंगम के द्वारा खोजा गया था। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की थी क्या क्या? तो केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो ये तीनों चीज़ की खोज किया गया था। 30वें नंबर में देख लेते हैं। विदेह के राजा जनक ने
या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बृहदारण्यक उपनिषद। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो डी सही जवाब होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मौर्य अभिलेखों की जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। अब ब्राह्मी है तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी का जो है शासन पीरियड कब था? तो 1540 से 1545। कैसे मृत्यु हो गई थी? कमेंट बॉक्स में आप लिखें, बहुत ही फेमस घटना है मृत्यु होने के पीछे। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो दीघ निकाय, बी सही जवाब है। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो ये सही जवाब है, गुलाम हुसैन तबतबाई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो सही सुमेलित करना है तो आपको रियाज पहला का हो जाएगा, दूसरा बी सही जवाब होगा। देख लेते हैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मिला लेते हैं, रियाज उसलातीन का जो है मिलान होगा, गुलाम हुसैन सलीम रचनाकार हैं। तारीख़ शेरशाही के रचनाकार हैं अब्बास सरवानी। वाक़ियात मुस्कानी का रचनाकार हैं रिजकुल्ला। अफसानाए शाह के रचनाकार हैं शेख कबीर। और बसाती नुल उन्स का रचनाकार हैं इख्तिसान देहलवी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुल्ला बहबानी यात्री थे कहाँ के? तो सी अर्थात ईरान के। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं क्या? तो इनमें से सभी, अर्थात डी सही जवाब है। फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज। तो इनमें से सही जवाब डी होगा, अर्थात उपयुक्त में से सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? वीवीआई है। राजनीतिक नीतियाँ पर पहलू डाला गया, बी सही जवाब है। अप्सर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो किसका है अंकित? तो सी सही जवाब होगा, रामायण के। अब देख लेते हैं प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार पहले देखना होगा। पहला नंबर में बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः जो है, तो सी सही जवाब होगा 40,000 ईसा पूर्व में। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए क्या क्या हुआ? तो डी सही जवाब होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात कुल्हाड़ियों के फलक भी मिले हैं, चाकू एवं खुरपी भी मिले हैं, मृद भांड भी मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही जवाब होगा मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के मिले हैं? तो ए सही जवाब होगा, पूर्व प्रस्तर युग से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्यवर्ती अर्थात म आ रहा है तो डेफिनेटली मुंगेर होगा, सी सही जवाब होगा। और आदि मानव का पूछे तो पूर्व प्रस्तर युग होगा। बिहार में चिरांत अर्थात सारण एवं चेचर अर्थात वैशाली के से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही जवाब होगा नव प्रस्तर युग। तो ये चीज़ें कम, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसमें एक ओवरव्यू ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूर्व प्रस्तर युग में आपको आदि मानव की जानकारी मिलती है। मध्य प्रस्तर युग की जानकारी जो है मुंगेर में। ये अगर बिहार का मैप है तो अगर ये बिहार का मैप है इस तरह से है, तो यहाँ पे जो आदि मानव का जो है निवास स्थान माना गया, ये गया क्षेत्र है। तो ये कम, तो पूर्व प्रस्तर युग की घटना है। यहाँ पे मुंगेर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे आपका सारण, यहाँ पे आपका सारण हो गया और वैशाली। तो आपका यहाँ पे आपका क्या है, नव प्रस्तर युग की जानकारी। तो ये पूर्व प्रस्तर, मध्य प्रस्तर और नव प्रस्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, अर्थात चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मनेर से।
तो आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था। अनुमानतः कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था और लगभग 800 ईसा पूर्व में। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो पहले हम लोग वैदिक काल जो पढ़े हैं उसको आप वीडियो जाकर जरूर देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। वैदिक काल में ये जो है टाइम पीरियड है, एक है ऋग्वैदिक काल का, एक है उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC अर्थात ईसा पूर्व। और ये जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 BC। तो चूँकि आर्यों का आगमन बिहार में हुआ था 800 ईसा पूर्व में, तो वो इस कैटेगरी में आ रहा है 800 से 600 BC में। तो इसलिए इसको नाम दिया गया उत्तर वैदिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो बी सही जवाब होगा लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो सी सही जवाब होगा मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी अर्थात दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है स्टडी मटेरियल्स, जॉब अपडेट्स, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सब के बारे में आपको क्विक जानकारी बहुत ही जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? सही जवाब होगा ए विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? सही जवाब होगा सी मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था क्या? तो विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? VVI है, इसको आप मिस ना करें। व्रात्य शब्द मगध के लिए प्रयोग किया गया था। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? सही जवाब होगा विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना से मिलती है? सही जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण, डी सही जवाब होगा। महाजनपद आप देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थी? तो टोटल 3 थे। 3 महाजनपद जो है बिहार में थे। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 3 कौन कौन है आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसे यहीं पे अगर चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। पाटलिपुत्र का एक हो गया, एक चंपा जो कि अंग हो गया, अंग महाजनपद, और एक आपका वैशाली वज्जी जनपद। तो निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो देखिए आपको मगध था और वज्जी था और अंग था, वत्स नहीं था, ये आपका यूपी में पड़ता है। तो ये 3 बिहार में उपलब्ध थे। अंग की राजधानी चंपा हो गया, वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की स्टार्टिंग राजधानी राजगिरी थी। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग जनपद की बात हो जाए तो सी सही जवाब है भागलपुर एवं मुंगेर। कौन सा पार्ट है? तो इस तरह से अगर बिहार का मैप है तो यहाँ पे आपका भागलपुर मिलता है, यहाँ पे मुंगेर है। तो इस पोर्शन की बात हो रही है। अंग जनपद, अंग महाजनपद की राजधानी थी क्या? तो चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज अर्थात राजगिरी। सबसे पहली अगर पूछा जाए तो गिरिब्रज होगा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी।
बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो भज्जी संघ। भज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी नहीं था, बाकी लिच्छवी, ज्ञातक, विदेत था। भज्जी संघ की राजधानी तो वैशाली, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। तो भज्जी संघ की भी राजधानी वैशाली थी, लिच्छवी की भी राजधानी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो भज्जी संघ में था, बी सही जवाब है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज अर्थात राजगिरी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से क्या था? तो अंग। बाकी ये सब चंपा, नालंदा, वैशाली, ये कोई महाजनपद नहीं था। आप एक काम कर सकते हैं, 16 महाजनपदों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि प्लस साथ में आपको राजधानी भी लिखें। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? सही जवाब होगा मल्ल राज की। जैन धर्म अब आ गया, जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बी सही जवाब होगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था तो भज्जी संघ से। सिद्धार्थ भज्जी संघ के गणराज्य कुंडग्राम के सात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी और क्या थी? तो लिच्छवी की थी। त्रिशला जो है लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। ध्यान रहे, बहन थी। कभी ऑप्शन में आपको दे देगा बहन थी, माता थी या क्या, तो इस तरह से आपको बहन पे टिक करना। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ? पावापुरी। पावापुरी में उनकी मृत्यु भी हुई थी। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र द्वारा किया गया था। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें कार्य क्या हुए थे? तो बी सही जवाब होगा, बी में है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया तथा जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। 11वें नंबर में देख लेते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी क्या? तो चंपा। VBI है वसुपुत्र, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर का क्या नाम है? वसुपूज्य। उनकी जन्म स्थली क्या है? तो चंपा है। बौद्ध धर्म अब देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो गए थे वो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। बी सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुवेला बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुए थे? तो बोधगया में हुआ था। किसके नीचे? तो पीपल के पेड़ के नीचे। किस नदी किनारे? तो निरंजना नदी, जिसको कि फल्गु नदी भी बोला जाता है। तो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा नंबर में गौतम बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए हैं? तो बी सही जवाब हुआ, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। तो अगर पूछ दिया जाए कि सूत पिटक और विनय पिटक किस बौद्ध संगति में आयोजित किया गया था, तो आपको प्रथम बौद्ध संगति मारना है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें कार्य किए गए थे जो है ए विल बी द सही, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए में क्या है? बौद्ध धर्म 2 भाग हुआ, स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में, अर्थात जस्ट 100 साल के बाद हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें
क्या कार्य किए गए थे? तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो विनय पिटक और सुत पिटक प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम का संकलन किया गया था, प्लस कुछ कठोर नियम भी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब लगभग हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। और अगर आपको याद हो तो 251 ईसा पूर्व किसका शासनकाल था? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। निम्नलिखित में से निम्नांकित में किस नगर को से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? महात्मा बुद्ध का बोध गया से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है और वैशाली से भी रहा है। तो उपयुक्त सभी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें क्या सम्मिलित था? तो उपयुक्त सभी सम्मिलित था। बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ बी सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में। सही जवाब होगा नालंदा। चलिए अब आगे देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, ये सही जवाब होगा गिरिब्रज अर्थात राजगिरी या राजगीर। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। तो कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? सही जवाब होगा गिरिब्रज। तीसरा में देख लेते हैं महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था कौन सा? तो बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा है? तो बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? सही जवाब होगा बृहद्रथ तथा जरासंध। जरासंध कौन है? तो बृहद्रथ का पुत्र। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। तो बिंबिसार जो है कौन से वंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये सही जवाब होगा बिंबिसार जो है हर्यक वंश के थे। तो यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस है कि बिंबिसार और बिंदुसार में अक्सर लोग कन्फ्यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दें कि बिंबिसार जो है ये है हर्यक वंश से संबंधित है और बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को खुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ तो डी सही जवाब होगा बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो डी सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। तो कौशल देवी, चेलना और खेमा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग सही जवाब होगा। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। उसका टाइम पीरियड है 493 से 461 ईसा पूर्व। ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर प्राप्त किया था। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासन ने की? सही जवाब होगा बी अजातशत्रु के द्वारा। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था तो बी सही जवाब होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ प्रथम युद्ध में प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया गया? तो सही जवाब होगा सी लिच्छवी।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? सही जवाब होगा बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब होगा उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? सही जवाब होगा उदयन। उसके बाद से चेंज ही नहीं होता। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? सॉरी, है कहाँ से होगा, था। सही जवाब होगा नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? सही जवाब होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया है? सही जवाब होगा कौन सा, डी, शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो सही जवाब हो जाएगा सी, कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी तो साबक कमीर के द्वारा किया गया था। सबक कमी जहाँ भी बोलता है। पहला में महाकश्यप जी थे अध्यक्ष। मुगली आपका तीसरे बौद्ध संगति में हुआ था। ये महाकश्यप पहले संगति में अध्यक्ष थे 483 BC। ये सबकामी या साबकमीर, कहीं कहीं आपको सबकामी भी मिलता है। तो ये 383 अर्थात दूसरे बौद्ध संगति में आपको ये अध्यक्ष थे। मुगली जो है थर्ड जो हुआ था बौद्ध संगति उसके अध्यक्ष, और अंतिम में वसुमित्र लास्ट चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के टाइम में, प्रथम शताब्दी में हुआ था। नंद वंश का संस्थापक था तो महापद्म नंद था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिनी को बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व क्षत्रांतक, एकच्छत्र और एकराट कहा गया है? सही जवाब होगा बी, महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था तो सी, धनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही जवाब होगा बी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ये, राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा महाकश्यप, मैं बता चुका हूँ। दूसरे में सबकमी हो गए, तीसरे में मुगलिपुत्र हो गए, चतुर्थ में वसुमित्र। ये जो है जो अध्यक्षता किए थे बौद्ध संगति का। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो ये सही जवाब होगा, इसमें जो है डी सही जवाब होगा, महापद्म नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो बी सही जवाब होगा, बी में धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था धनानंद के पास। उसके बाद देख लेते हैं 33वें नंबर में, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? सही जवाब हो जाएगा डी, उदयन। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो सही जवाब होगा सी, वैशाली के वृज्जियों के लिए। अब आ गया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हम लोग शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, क्योंकि उदयन जब से पाटलिपुत्र बनाया था उसके बाद पाटलिपुत्र ही रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता
किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य, जिसको कि विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा 320 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। यूनानी गुप्त मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आक्रमण हुआ था। तो कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में, अर्थात 20 सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो 20 सही जवाब हुआ सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो डी सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो सही जवाब होगा चाणक्य, जिसका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। किससे मुक्ति दिलाने के लिए के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही जवाब होगा भी यूनानियों। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें? तो इंडिका में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के ने शासन किया? तो सही जवाब होगा आपका मौर्य वंश। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश। उसके बाद मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? सही जवाब होगा डी इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं? तो बी सही जवाब होगा कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? सही जवाब होगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? सही जवाब होगा बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। 18वें नंबर में देख लेते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही जवाब होगा डी, अर्थात अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगति हम लोग बता चुके हैं, मोगलीपुत्र तीस। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हो गया वैशाली में, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन काल क्या है? तो 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो सही जवाब होगा ये, अर्थात कि कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो सही जवाब होगा सी, अर्थात अशोक। कब हुआ था? तो 269। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक परिवर्तन हुआ? अशोक का क्या परिवर्तन हुआ? हृदय परिवर्तन। और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी। सही जवाब होगा कलिंग युद्ध। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक का धर्म था तो नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सही जवाब होगा बी, पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? सही जवाब होगा सी, बोधगया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? तो बी सही जवाब होगा 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? सही जवाब सी, चंपारण। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के
स्तंभ लेख नहीं है तो क्या है, रुक्मिणी देई जो है बिहार के, जो है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख में क्या नहीं है, तो रुक्मिणी देई नहीं है। सी सही जवाब होगा। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो क्या चीज़ का, लकड़ी का बना हुआ था। सी सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद स्थित था, तो ये सही जवाब होगा कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शौकत का मुकाबला ना तो कोई सूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। तो ऑप्शन है, तो सही जवाब होगा एरियन। सी सही जवाब होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है परंतु देवों द्वारा निर्मित है। सही जवाब होगा बी फाहियान। किस शासक ने गंगा के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाएं का निर्माण करवाया था। सही जवाब होगा सी अशोक। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा दशरथ ने। तो डिटेल देख लेते हैं। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया है, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38 नंबर में देख लेते हैं। मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है, तो दीदारगंज पटना से। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। 39वें नंबर में बिहार के किस राज्य से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सही जवाब है बी लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन कहाँ मिलता है, तो बी सही जवाब होगा मेगास्थनीज के द्वारा पटना के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। सही जवाब हो जाइए चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। सही जवाब हुआ बी अर्थात पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं 43वें नंबर में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस अर्थात टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो डियानीसियस पाटलिपुत्र आया था, तो किसके शासनकाल में आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में। बी सही जवाब हुआ। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस अर्थात पाटलिपुत्रक नामक उपनाम धारण नहीं किया था। विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन और स्ट्रेबो। तो सही जवाब हुआ डी स्ट्रेबो। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में किया गया था। सही जवाब हुआ सिंगापुर के शासक के दरबार में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने अशोक को मगध का सम्राट कहा है, यह बताया गया। सही जवाब हुआ डी भाब्रू स्तंभ। बराबर की पहाड़ियों का उपयोग किसने आश्चर्य गृह के रूप में किया है, तो सही जवाब होगा ए आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासनिक 30 नागरिकों की सभा संचालित करने की थी। यह संचालित करती थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियों के में संगठित थी। यह कथन किसका है, ये सही जवाब होगा सी मेगास्थनीज। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही जवाब होगा डी अर्थात उपरोक्त सभी यह केंद्रीकृत है
करों का बोझ अधिक था। उसके बाद प्रशासन एवं प्रशासन तंत्र कठोर था। सही जवाब होगा डी, उपयुक्त में से सभी। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त में से सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसके बाद उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। तो सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त में से सभी। देवनाम प्रिय नाम से किस शासक ने अपने आपको संबोधित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थात यमुन। तो अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उनमें उपयुक्त सभी सही है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। तो ये सब ऑप्शन सही होगा। देवनाम प्रिय नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, अशोक। धम्म महामत के कार्य क्या थे? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात धम्म नीति या क्रियान्वयन, उसके बाद जन कल्याण के उपाय, और उसके बाद आपका हो जाएगा लोगों के बीच दान वितरण। तो धम्म महामत के कार्य के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी और आपका कर वसूलने वाले अधिकारी, तो ये सब जो है रेवेन्यू कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? मौर्यकालीन प्रशासन में राजू कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मौर्यकालीन विद्वानों में से किन किन का नाम आता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? डी, पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात कौटिल्य, पाणिनि और उपवर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है, तो बी सही जवाब होगा, बी, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की पश्चिम, और आपका तीसरा है बराबर की गुफाएं, चौथा है आपका, चौथे नंबर में कौन सा है? इसमें क्वेश्चन इसमें तो चौथे नंबर दिया ही नहीं है। अशोक की धाम नीति की जानकारी किसकी है? तो धाम नीति की जानकारी अगर आपको लेकर जाएंगे स्पेक्ट्रम, तो उसमें पहले ही अधिकतर चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अशोक की धाम नीति की जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात अशोक की धाम नीति की जानकारी मिलती है कहाँ? तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त से सभी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? सही जवाब है सी, नवम शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आर्थिक संकट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर बिहार, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर बिहार। तो आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जाते जाते 2 क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा। तो आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, और आपको दूसरा जो बताना है कि बौद्ध संगति में जो है द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के शासन में हुआ था। तो चलिए ये 4 क्वेश्चंस का जवाब आपका जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।